हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 1 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 28 दिसंबर 2020 से 1 अप्रैल 2021 तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इन सब के वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 3 अप्रैल 2021 का दूसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इन सब के सॉल्यूशन पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपया में बेची और उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हमारे पास सवाल में दे क्या रखा है, 144 रुपया ये घड़ी का सेलिंग प्राइस है, यानी विक्रय मूल्य। इतना में घड़ी इन्होंने बेचा है। उसके बाद कह रहा है कि इस प्राइस में बेचने पर उसे लाभ प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, वो 144 से कम ही होगा, क्योंकि 144 से बेचने पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो क्रय मूल्य इससे कम ही होगा। अब कितना कम होगा वो निकालने के बाद पता चलेगा। ठीक है, अब इसके बाद आइए ऑप्शन में। तो 144 से ज़्यादा जितना भी ऑप्शन है उसको आप हटा दीजिए। तो 180 और 200 को हटा दीजिए। इसके बाद बचा हमारे पास दो ऑप्शन। अगर 100 रुपया को मानेंगे कि ये घड़ी का क्रय मूल्य है, तो यहाँ क्या करें कि क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है। तो 100 रुपया अगर क्रय मूल्य होगा तो 100%, यानी 100 का 100% इसको प्रॉफिट भी मिलेगा, यानी कि 100 रुपया। जब 100 का 100% 100 रुपया प्रॉफिट मिलेगा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा, 100 प्लस 100 200। जबकि यहाँ कितना 144 है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको चेक भी कर सकते हैं। 80 में 80 का 80% जोड़िए, यानी कि 64 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 144। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर लगा सकते हैं। दूसरा तरीका, आप इसको एक्स मान के भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो स्टेटमेंट के अनुसार आप लिखेंगे एक्स इंटू 100 प्लस एक्स इतना परसेंट बराबर ये जो सेलिंग प्राइस है 144 ये, और यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते। 50% अम्लता वाले 9 लीटर द्रव्य को 30% अम्लता वाले द्रव में परिवर्तित करने के लिए इसमें कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, देखिए इस सवाल में मिश्रण कितना दे रखा है, 9 लीटर, जिसमें कि 50% एसिड है, यानी कि अम्ल है। अगर हम लोग अम्ल की मात्रा लीटर में निकालें तो कितना हो जाएगा, 9 लीटर का 50% यानी कि 4.5 लीटर, 9 का आधा। और जो है इसमें कह रहा है कि इसका परसेंटेज 50 से घटा के 30 करना है, तो इसमें कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। लेकिन अम्ल को कुछ नहीं करना, यानी कहने का मतलब ये है कि नया जो मिश्रण बनेगा पानी मिलाने के बाद उसमें अम्ल का मात्रा है 30%। और अगर देखें लीटर में तो अम्ल कितना है, 4.5 लीटर। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि नया मिश्रण का 30% ये 4.5 लीटर के बराबर हो जाएगा। और नया मिश्रण की मात्रा निकालना है लीटर में, तो 100% का वैल्यू आप निकाल दीजिए। तो क्या करना होगा, 4.5 ये 30 नीचे लिखेंगे, 100 का निकालना तो 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, पॉइंट हटा दीजिए, नीचे जीरो लग जाएगा, दोनों जीरो हटा दीजिए, 3 से इसको कटा देंगे 15, यानी इसका वैल्यू आ गया 15 लीटर। ठीक है, नया मिश्रण। और पहले से मिश्रण था हमारे पास 9 लीटर, तो कितना ये बढ़ा, 6 लीटर बढ़ गया। कहने का मतलब ये है कि 6 लीटर जो है इसमें पानी मिलाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते। वह छोटी से छोटी धनराशि ज्ञात कीजिए जिसमें ये सब रुपया में शामिल है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये है कि आप इन सब का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने में हम लोग नहीं फंसेंगे, देख लेंगे। यहाँ देखिए सबसे बड़ी है यहाँ पर 20, तो 20 का मल्टीपल एलसीएम होगा, तो ये 20 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, ये है, ये भी 20 का मल्टीपल नहीं है, ये भी है। अब यहाँ देख लीजिए आप, ये दोनों में से किसी, ये इसमें ये जो है 3 का मल्टीपल है, तो एलसीएम भी 3 का मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन यहाँ 40 जो है 3 का मल्टीपल नहीं है। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन हम लोग छांट सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रोशनी और मीरा की वर्तमान आयु का औसत 28 वर्ष है। यदि मीरा रोशनी से 6 वर्ष बड़ी है तो रोशनी की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दोनों की औसत आयु कितना है, 28 वर्ष, तो दोनों का योग कितना होगा, यानी रोशनी प्लस मीरा की आयु का योग 28 दूना 56 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, दोनों का निकालना है। और यहाँ क्या कंडीशन दे रखा है कि मीरा रोशनी से 6 वर्ष बड़ी है, तो ये जो 6 वर्ष का गैप है आप पहले ये गैप घटा दीजिए। घटा देंगे तो आपको मिलेगा 50, इसको दो बराबर भाग में बांट दीजिए, यानी कि पहला 25 हो जाएगा, दूसरा भी 25 हो जाएगा। अब जो बड़ी है उसमें 6 जोड़ दीजिए। तो इसमें मान लेते हैं 6 जोड़ देंगे तो बड़ी वाली का आयु कितना हो जाएगा, 25 6 31, छोटी वाली का 25। तो रोशनी की आयु पूछ रहा है, रोशनी से बड़ी है मीरा, यानी रोशनी छोटी है, तो इसका 25 साल। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते।
एक चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई 23 सेंटीमीटर और इसके अन्य दो शीर्षों से एक विकर्ण पर खींचे गए लंबों की लंबाइयाँ क्रमशः 17 और 7 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप किसी भी तरह का एक चतुर्भुज बना लीजिए। ठीक है, किसी भी तरह से बना सकते हैं आप। इस तरह से मान लीजिए बना लिए। इसमें ये जो विकर्ण है, इसका एक विकर्ण का लंबाई दे रखा है 23 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा 23 सेंटीमीटर। और बाकी ये शीर्ष बचा, तो यहाँ से ये विकर्ण पर लंब खींचेंगे और इस शीर्ष से इस विकर्ण पर लंब खींचेंगे। ठीक है, तो ये जो लंब का लंबाई दे रखा है इन्होंने 17 और 7, तो ये छोटा वाला को 7 दे देते हैं और बड़ा वाला को 17 दे देते हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप नाम भी दे सकते हैं ABCD करके, हम यहाँ नहीं नाम दिए हैं, डायरेक्ट यहाँ पर निकाल लेंगे एरिया। तो ये देखिए, अगर ये चतुर्भुज का आधा भाग देखेंगे तो आपको ये ट्राइंगल मिलेगा। ठीक है, ये ट्राइंगल मिला जिसमें कि ये जो विकर्ण है चतुर्भुज का, ये ट्राइंगल का आधार हो गया और ये जो लंब है ये इसका हाइट हो गया। तो 1/2 गुना आधार ये हो जाएगा 23। ठीक है, और ऊंचाई इसका ये हो जाएगा। अगर दूसरा वाला नीचे वाला ट्राइंगल देखेंगे तो इसका भी आधार यही रहेगा 23 और इसका ऊंचाई बदल जाएगा, 7 की जगह पर क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो आप अलग अलग भी निकाल सकते हैं, नहीं तो एक साथ ही आप निकाल लीजिए। 1/2 गुना आधार लेंगे, दोनों में कॉमन है, गुना ऊंचाई में दोनों को आप जोड़ दीजिए, 7 + 17 यानी कि 17 7 24 से गुना कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपको चतुर्भुज का क्षेत्रफल। 2 से कटाएंगे 12 बार में, 12 गुना 23 करना है, तो 12 दूना 24, 240 + 36 276 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में है। आगे बढ़ते, यदि ये दे रखा है तो ए का मान पूछ रहा है, तो इसका क्या करना होगा, परिमेयकरण करना होगा। तो √5 - 3 है, तो ऊपर क्या होगा, √5 + √3 से गुना हो जाएगा और नीचे भी √5 + √3 से गुना होगा। तो ऊपर बन जाएगा आपको a + b का होल स्क्वायर पर, यानी कि √5 + √3 का होल स्क्वायर। जब करेंगे उसका होल स्क्वायर तो मिलेगा 5, फिर 3 प्लस का 2√15। ठीक है, और नीचे a - b × a + b यानी a² यानी √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3 बराबर है हमारे पास a + b √15। अब ये देखिए, एक बार और लिख देते हैं, 5 3 8 हो गया, प्लस का 2√15 और नीचे हो गया कितना, 5 में से 3 घटा 2 और इस तरफ a + b √15। 2 से कटा दीजिए इसको 4 बार में, 2 से कटा दीजिए इसको 1 बार में। ठीक है, यानी यहाँ पर आ गया आपको 4 + √15 बराबर a + b √15। अब यहाँ कंपेयर करिए। ठीक है, √15 के साथ लगा है ये, तो यहाँ पर b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है, और a का वैल्यू हो जाएगा 4। तो a का पूछ रहा तो a का 4 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, एक चतुर्भुज के कोनों का अनुपात यहाँ दे रखा है। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण की माप ज्ञात कीजिए। रेशियो में जोड़िए सबको, 4 3 7 2 9 1 10 यूनिट हो रहा है। और चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल होता है 360 डिग्री। तो ये कितना गुना है, 36 गुना है। सबसे बड़ी कोण पूछ रहा है कितना है, 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट का भी 36 गुना कर देंगे तो 36 चौके 144 डिग्री इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर एक धनराशि 2 वर्ष में स्वयं के 9/4 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ अगर हम लोग पी को ये 9/4 के नीचे में जो 4 है ये मान लें, तो इसका अमाउंट यानी मिश्रधन कितना बनेगा, 9 बनेगा। 4 का 9/4 निकालेंगे तो 9 बनेगा। ठीक है, तो इस रेशियो में जो है इसका धन बढ़ा है 2 वर्ष में। तो 1 वर्ष का निकालेंगे, तो 1 वर्ष का निकालने के लिए आपको इसका क्या लेना होगा, वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा। ठीक है, ये रेशियो हो जाएगा 1 साल का। तो 1 साल में देखिए 2 से 3 हो रहा है, तो 1 का ब्याज है 2 के ऊपर, 1/2 मतलब क्या 50%। ऑप्शन नंबर 4 में है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 3/5 में जोड़ी जानी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या इसके व्युत्क्रम के बराबर हो। तो आप मान सकते हैं x कि 3/5 में x जोड़ दिए, जिसके कारण क्या प्राप्त हो गया, इसका व्युत्क्रम यानी उल्टा, 5 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, अब यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लीजिए। 5/3 में 3/5 घटाइए, एलसीएम 15 आएगा, इधर 25 - 9 16 हो जाएगा। तो 16/15 इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते, 2 रेलगाड़ियाँ दिल्ली से देहरादून के लिए 10 बजे और 10:30 बजे निकलती है और इन दोनों रेलगाड़ियों की चालें क्रमशः 60 और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक साथ होगी। ठीक है, देखिए मान लीजिए कि ये जो है दिल्ली है DL और इसको जाना है देहरादून, DN लिख देते हैं इसको। इस बिंदु से ये दोनों गाड़ी चल रही है और इसको पहुंचना कहाँ है, यहाँ पर देहरादून के पास। अब आपको एक चीज़ देखना है कि पहली रेलगाड़ी 10 बजे खुल रही है और दूसरी रेलगाड़ी 10:30 बजे। तो ये पहली रेलगाड़ी को 10 बजे खोल करके आधा घंटा चला लीजिए,
10:30 बजे तक अकेले, ठीक है। तो ये पहली रेलगाड़ी यानी फर्स्ट ट्रेन ये आधे घंटे में कितनी दूरी कवर करेगी? 60 किलोमीटर इसका चाल है 1 घंटा का, तो आधा घंटा में 60 का आधा यानी कि 30 किलोमीटर दूरी कवर करेगी। मान लीजिए कि ये पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर दूरी कवर करके इस बिंदु तक पहुंच चुकी है। अब 10:30 बज गया है, अब दूसरी रेलगाड़ी भी स्टार्ट होगी। तो दूसरी रेलगाड़ी जो स्टार्ट होगी वो यहाँ से चलेगी, ठीक है, और पहली रेलगाड़ी यहाँ से चलेगी। तो इन दोनों के जो बीच का गैप है ये 30 किलोमीटर, इसको कवर करेगा तब जाके जो दोनों एक साथ हो जाएगा। यानी ये जो गैप है 30 किलोमीटर का, ये किसको कवर करना पड़ेगा? दूसरी रेलगाड़ी को, क्योंकि ये रेलगाड़ी बाद में स्टार्ट हो रही है। पहली रेलगाड़ी 30 किलोमीटर का जो है एडवांटेज लेके पहले बैठा हुआ है, तो इसी दूरी को कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा वो निकालना होगा आपको, ठीक है। तो टाइम निकाल लीजिए। देखिए दूरी है यहाँ 30 किलोमीटर का, और इस 30 किलोमीटर के गैप को किस स्पीड से कवर करेगी दूसरी रेलगाड़ी? दोनों का स्पीड देखिए कितना है, इसका 75 है, इसका 60 है, तो दोनों का अंतर कितना हो रहा है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस स्पीड से इस दूरी को कवर करेंगे, तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपको टाइम मिलेगा 2 आवर का। तो 2 आवर के बाद जो है ये दोनों रेलगाड़ी एक साथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दूसरी रेलगाड़ी को 2 घंटा लगेगा पकड़ने में, तो डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। दूसरी रेलगाड़ी का स्पीड ले लीजिए 75 किलोमीटर, और इसको 2 घंटा का टाइम लगेगा, तो 75 दूना 150 किलोमीटर का दूरी तब तक जो है ये दोनों कवर कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से अगर देंगे तो यहाँ से इसका स्पीड लेना पड़ेगा 60, तो 60 की स्पीड से 2 घंटा में इधर 120 किलोमीटर का दूरी कवर होगा, और 30 किलोमीटर का ये पहले कवर कर चुका है, तो कुल मिला के 120 + 30 150 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक आदमी को 1 रुपया में 32 संतरे बेचने पर 40% की हानि होती है। उस आदमी को 20% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपया में कितने संतरे बेचने होंगे? ठीक है, देखिए यहाँ 1 रुपया में 32 का संतरा ये बेच रहा है, तो एक संतरा का अगर हम लोग सेलिंग प्राइस निकालें तो कितना हो जाएगा? 1 रुपया को 32 से डिवाइड करेंगे, ये इसका सेलिंग प्राइस होगा, और इस प्राइस पर बेचने पर उसे 40% का हानि हो रहा है। इसका मतलब ये जो 1/32 है ये क्या है? ये 60% का वैल्यू है, तो इसको 60 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। अब चाहिए इसको 20% का लाभ, यानी कि कितना में बेचेगा? 120% में, तो यहाँ पर आप 120% से गुना कर दीजिए। हटाइए इसको, 60 से 2 बार में, 2 से 16 बार में, तो कितना आ गया? 1/16, यानी 1 रुपया में 16 संतरे इसको बेचना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। यदि a + b + c 0 है तो इसका मान निकालना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर a + b + c 0 है, तो आप यहाँ पर कोई वैल्यू ले लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में वेरिएबल का यूज नहीं हुआ है। तो मान लेते हैं कि a का वैल्यू 1 है, b का 1 है, और c का -2 है। अगर आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। 1 1 2, 2 में से 2 घटाएंगे 0, तो यही वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, b 1 माने है तो 1 का स्क्वायर 1, और c -2 है तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस BC, तो C देखिए माइनस में, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 2 × 1 2, तो कुल मिला के 4 2 6, और नीचे बन जाएगा 3, कटा देंगे इसको, 2 इसका जो है आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका, आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर करके उसके बाद वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब 391 रुपया को इस अनुपात में 3 भागों में विभाजित किया जाता है तो सबसे छोटा भाग ज्ञात कीजिए। तो ये फ्रैक्शन में रेशियो दे रखा है, तो आप इसे फ्रैक्शन हटा लीजिए। 4 3 2 का एलसीएम 12, तो 12 से इसको गुना करिए, तो 2 6 के 12, पहला 6 आ जाएगा, दूसरा 3 चौके 12, 4 दूना 8 आ जाएगा, तीसरा कितना आएगा? 4 तिया 3 तिया 9 आ जाएगा। इस रेशियो में इस रुपया को बांटा जाएगा। टोटल देखिए कितना हो रहा है? 9 8 17 6 23, 23 यूनिट हो रहा है, जबकि रुपया है 391। तो ये कितना गुना है? 23 1 का 23 बचा 16, 23 7 161, यानी कि 17 गुना है। सबसे छोटा भाग पूछ रहा है, यानी कि 6 यूनिट का हमें निकालना है, तो 6 का भी 17 गुना करेंगे तो 102 रुपया जो है इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। उस अधिकतम आकार के वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त के अंदर खींचा जा सकता है। तो देखिए परिधि है वृत्त का कितना? 44, इसका मतलब इसका रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर। हम लोग जानते हैं, ये याद रहना चाहिए। अगर 7 है तो ये 44 होगा, तो एरिया कितना होगा? 154 होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, तो इसका यूज यहाँ पर नहीं है। तो देखिए यहाँ इस वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा जा रहा है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा वृत्त है और इसके अंदर इस तरह से एक वर्ग खींच रहे हैं। तो पूछ रहा है इस वर्ग का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर ये केंद्र है, तो केंद्र से जब इसको मिला देंगे तो ये क्या बन गया? वृत्त का त्रिज्या बन गया जो कि 7 है, और इधर भी मिला दें तो ये भी त्रिज्या है जो कि 7 है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये वृत्त का व्यास है जो कि होगा 14 सेंटीमीटर।
और वर्ग में देखें तो ये क्या है, विकर्ण है, यानी वर्ग का विकर्ण है हमारे पास 14 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया निकालना है तो क्या होता है, 1/2 गुना विकर्ण का स्क्वायर, यानी कि 14 गुना 14 कर दीजिए। 2 से कटाएंगे 7 बार में, 14 सतह 98 सेंटीमीटर स्क्वायर इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ये दे रखा है इन दोनों का गुणनफल ही है 3, तो इसका गुणनफल पूछ रहा है, सिंपल सा है, 3 इसका गुणनफल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक अंक वाली अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, तो लिख लीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, फिर 5, उसके बाद 7। यही चारों नंबर है एक अंक वाली अभाज्य संख्या, तो 4 इसका आंसर होगा। यदि ये सब दे रखा है तो x का मान निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ 3/5, 3/5, 3/5 सब तरफ जो है आधार बराबर है, और यहाँ देखिए आधार बराबर है, बीच में गुना है, तो पावर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी यहाँ हो जाएगा 3/5 की पावर, इन दोनों का योगफल कर दीजिए, यहाँ पर 2x प्लस का 3 हो जाएगा, और बराबर राइट साइड क्या है, 3/5 की पावर 15 है। अब यहाँ देख सकते हैं कि दोनों तरफ आधार बराबर है, तो पावर को बराबर करेंगे, यानी कि 2x प्लस का 3 बराबर 15 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, 15 माइनस 3 12, और 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 6। ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में बढ़कर 850 और 4 वर्ष में बढ़कर 925 रुपया हो जाती है। धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि 3 वर्ष में इतना हुआ है, तो मान लेते हैं कि मूलधन हमारा P है, जो कि 3 वर्ष में यानी कि 3 ईयर में 850 हो रहा है, और यही मूलधन जो है 4 वर्ष में, ठीक है, यहाँ पर 4 वर्ष इसको टाइम लग रहा है, ये बन रहा है 925। तो यहाँ अगर देखें तो इन दोनों में टाइम का कितना गैप है, 4 माइनस 3 यानी कि 1 वर्ष का गैप है, जबकि रुपया में कितना का गैप है, 925 में 850 घटाएंगे तो आपको 75 रुपया का यहाँ पर गैप मिलेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि 1 वर्ष में उसको 75 रुपया का ब्याज मिल रहा है, तो यहाँ पर 3 वर्ष में इसको कितना मिला होगा, 75 का 3 गुना, यानी कि 225 रुपया। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो भी मूलधन होगा उसमें ये 225 रुपया जोड़ने के बाद ही ये मिश्रधन मिला होगा इसको 3 वर्ष का। ठीक है, तो मूलधन कितना रहा होगा, 850 में 225 घटा दीजिए तो मिलेगा आपको 625। यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, टर्मिनेटिंग। तो शांत होने के लिए आपको क्या चाहिए, इसके हर में 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m में ये रहना चाहिए, यानी कि 2 गुना 5 के मल्टीपल में नीचे रहना चाहिए। अगर ये देखें तो 37 या 111 होता है, नीचे नहीं है वो 2 5, तो ये हटाइए। यहाँ देखिए 15 है, 3 से कटाइए इसको, 3 से 2 बार में, 3 से 5 बार में, तो यहाँ केवल 5 है, तो ये जो है शांत दशमलव है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ 6 देखिए, 2 गुना 3, 2 तो है लेकिन यहाँ 5 नहीं, 5 के ऊपर क्या है 3 है, तो ये नहीं होगा। 90 क्या है, ये 18 पंचे 90, ठीक है, 5 तो है ही, 2 भी है, और यहाँ पर 9 भी है, तो 9 नहीं होना चाहिए, तो इस तरह से ये भी आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका एचसीएफ इनके एलसीएम में कितनी बार शामिल होगा, यानी कहने का मतलब यह है कि आपको एलसीएम को एचसीएफ से डिवाइड करने के बाद जो भागफल आ रहा है वो यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आप एलसीएम निकालिए, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, सबसे बड़ी संख्या उठाइए 72, तो 24 तो है ही 72 में, 36 भी है 72 में, 48 का क्या है 72 में, 24 है, 2 नहीं है, 2 से गुना कर दीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 144। ठीक है, अब चाहिए आपको एचसीएफ। ठीक है, तो तोड़ लीजिए, नहीं तो आप देखिए 12 से सभी संख्या कट रही है, 12 चौके, ठीक है, 12 तिया, 12 छाके, 12 दूना, ये सब जो है क्या है, इसके बाद 12 के अलावा इसमें जो है कोई भी नंबर जो है कॉमन नहीं है, तो 12 ही इसका एचसीएफ हो जाएगा, तो 12 यहाँ पर एचसीएफ लिख सकते हैं आप। अब इससे इसको डिवाइड करिए, तो 12 से 144 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 ही आएगा, तो 12 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसका मान निकालना है, तो देखिए यहाँ ये बड़ी कोष्टक है, इसके अंदर यहाँ छोटी कोष्टक है, तो पहले इसका क्रिया करेंगे, 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4। अब ये 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ देखिए पहले ये 2 से 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, फिर 2 गुना 2 करेंगे तो ये 4 आएगा, यानी इधर का 4 आ गया, इधर का 1 आ गया, तो 4 में 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 ही इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 1540 रुपये की राशि को ए, बी और सी के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए को बी और सी के हिस्सों के योग के 2/9 के बराबर हिस्सा मिलता है। ठीक है, देखिए लिखते हैं ए और बी प्लस सी का जो रेशियो बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, बी प्लस सी के हिस्सा का कितना मिला है 2/9, अगर 9 मान ले बी प्लस सी का 9 है तो ए का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी बी को ए और सी के हिस्सों के योग के 3/11 मिलता है, तो यहाँ बी
और ए प्लस सी का क्या रेशियो मिलेगा। अगर ए प्लस सी को 11 मिलता है तो बी को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखिए ए बी सी, इधर भी ए बी सी है, तो तीनों का योग कितना होना चाहिए, जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 9 2 11 हो रहा है, यहाँ 11 3 14 हो रहा है, इधर 11 इधर 14, बराबर नहीं है, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसको बैलेंस करना होगा, उसके लिए आपको ये 11 3 14 से यहाँ गुना कर दीजिए और यहाँ भी गुना कर दीजिए, और इधर 9 2 11 से यहाँ पर गुना कर दीजिए और यहाँ भी गुना कर। अब गुना करिए इसको, 11 तिया 33 हो रहा है, इधर 11 गुना 11 121 हो रहा है, इधर ऊपर 28 हो रहा है, नीचे 14 नमा 126 हो रहा है। ठीक है, अब ये बैलेंस है, आप जोड़ का भी देख सकते हैं, यहाँ 154, इधर भी 154। अब इसमें तीनों का हिस्सा में से किसका पूछ रहा है, सी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो देखिए टोटल तो पता है 154 है, उसमें सी का निकालना है। देखिए इसमें ए प्लस सी है 121, तो ए का यहाँ हम लोग निकाल चुके हैं कितना, 28, तो ए को मिल जाएगा 28। बाकी जो बचा 121 के बाद, ये 121 में 28 घटाने के बाद कितना बचेगा, ये 93, ये मिल जाएगा सी को। तो रुपया टोटल है 1540, उसमें से निकालना है सी का हिस्सा यानी 93 यूनिट का। टोटल हो रहा है हमारे पास जोड़ने के बाद कितना, 154, तो 154 नीचे आएगा। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं 93 का मल्टीपल ऑप्शन नंबर 2 है, नहीं तो कटाइए इसको 10 बार में, 10 गुना 993 कितना हो जाएगा, 930। आगे बढ़ते हैं, 16 मीटर और 10 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभे भूतल पर 8 मीटर की दूरी पर खड़े हैं, उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए एक खंभा मान लीजिए ये है 16 मीटर का, और दूसरा खंभा ये है जो कि है 10 मीटर का, और ये है हमारा भूतल, समतल जमीन, और पूछ रहा है कि इनके शीर्षों के बीच का दूरी कितना होगा। तो ये जो भूतल है इसी के समांतर एक रेखा आप यहाँ पर खींच दीजिए। ठीक है, और ये 10 है तो ये भी दूरी कितना होगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक कितना होगा, 10 होगा। तो ये 10 है तो ऊपर वाला कितना बचा, 16 में 10 घटा दीजिए तो ऊपर बचा 6। अब यहाँ क्या कर रहा है कि दोनों खंभे भूतल पर इतना मीटर की दूरी पर है, तो ये हो गया 8 मीटर, तो ऊपर वाला भी 8 मीटर होगा। अब हमें निकालना है ये दूरी, और ये हमें प्राप्त है, ये भी प्राप्त है 6 8, और ये समकोण है तो ये कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। 6 8 10 ट्रिपलेट है, यानी 3 4 5 में 2 से गुना किया गया, तो ये 10 मीटर जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, दिए गए आंकड़ों के माध्य माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर बहुलक तो सिंपल सा है, सबसे अधिक बार जो नंबर आया वही इसका बहुलक होगा, यानी कि 12 हो जाएगा। बहुलक यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं 12। इसके बाद निकालना है माध्य और माध्यिका। ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए इसको आरोही क्रम में लिखना होगा, सबसे छोटी 8, उसके बाद 10, फिर 12 है 3 बार, उसके बाद है 18। यहाँ पर 6 नंबर यानी प्रेक्षणों की संख्या सम है, तो बीच वाला 2 पद का एवरेज माध्यिका हो जाएगा। तो 12 और 12 का एवरेज 12 ही होगा, यानी कि माध्यिका 20 का 12 आ गया। और माध्य आप देख सकते हैं, अगर माध्य को 12 मानेंगे तो ये 12 से 6 अधिक है, और ये 12 से 2 कम है, और ये 8 जो है 12 से 4 कम है। तो 4 2 6 माइनस का यहाँ प्लस का 6, दोनों जो है 0 हो गया, इसका मतलब इसका माध्य भी 12 ही होगा। तीनों का योग पूछ रहा तो 12 या 36 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, यदि x प्लस 1/y 1 है और y प्लस 1/z 1 है, तो z प्लस 1/x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी एक ही होता है। ठीक है, आपको याद रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आपको बनाना है तो आप यहाँ से z और 1/x का वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ से निकाल लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1/y। इस समीकरण को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर x बराबर ये एलसीएम y आ जाएगा, इधर y माइनस का 1 बनेगा। ठीक है, यहाँ तक रहने दीजिए। इसके बाद इस समीकरण से z का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 1/z बराबर 1 माइनस वाई हो जाएगा, यहाँ से y को इस तरफ भेज दिए, तो यहाँ से z बराबर कितना होगा, 1/1 माइनस वाई। ठीक है, z को इस तरफ और 1 माइनस वाई को इस तरफ ले आए, तो ये हो गया। अब इसमें मान रख दीजिए दोनों का। ठीक है, z का क्या है, 1/1 माइनस वाई, और 1/x का कितना है, देखिए x का ये है तो 1/x का कितना होगा, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, y को ऊपर और ये y माइनस 1 को नीचे, तो यहाँ पर ये वैल्यू रखिए। देखिए आपको एक चीज़ देखना है कि यहाँ 1 माइनस वाई है, यहाँ y माइनस 1 है, तो इसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिए। जब आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, और ये y बट्टा नीचे क्या हो जाएगा, 1 आगे चला जाएगा, y माइनस पीछे चला जाएगा, 1 माइनस वाई हो जाएगा। तो एलसीएम यहाँ 1 माइनस वाई हो रहा है, ऊपर भी 1 माइनस वाई ही होगा, दोनों कट जाएगा, तो एक इसका जो है आंसर बनेगा। आगे बढ़ते, दिए गए आंकड़ों में यदि 22 के स्थान पर 52 को शामिल कर दिया जाए तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर ज्ञात कीजिए।
देखिए अगर हम लोग मान लें कि ये 22 ही है यहाँ पर, तो इसके अनुसार इसका माध्यिका कितना आएगा, इसको आरोही क्रम में लिखना होगा। तो सबसे पहले 8 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद 15, फिर 18, उसके बाद 22, फिर 26, उसके बाद 32। तो कितने नंबर हैं, 3 3 6। तो बीच वाला दो पद का एवरेज जो है इसका माध्यिका होगा, यानी 18 और 22 का एवरेज कितना होगा, 18 4 22 हो रहा, तो 18 में 2 जोड़ के इसका माध्य निकाल लीजिए, यानी कि 4 का आधा, तो ये हो जाएगा 20। तो पहला कंडीशन के अनुसार 20 इसका जो है माध्यिका आ रहा है। अगर ये कह रहा है कि 22 की जगह पर 52 को शामिल कर लिया जाए, देखिए 22 का स्थान तो यहाँ पर है, अब यहाँ 22 को हटा दिया जाए और इसके जगह पर 52 रख दिया जाए, तो ये जब आरोही क्रम में लिखाएगा तो 52 सबसे लास्ट में चला जाएगा, क्योंकि 52 सबसे बड़ी नंबर है। तब जो होगा इसका माध्यिका, तब ये वाला दोनों पद बीच में आ जाएगा, तो इसी का एवरेज माध्यिका होगा। तो 18 और 26 का एवरेज कितना होगा, 18 8 26 होता है, तो 18 में 4 जोड़ के इसका एवरेज निकाल लीजिए, यानी कि 22 हो जाएगा। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो 22 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 ही इस सवाल का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एक घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार और इसी तरह से 12 बजे 12 बार बजती है। एक सप्ताह में घड़ी कितनी बार बजेगी, ठीक है। देखिए एक दिन में होते हैं 24 घंटे, ठीक है, और हम लोग नॉर्मली मान के चलते हैं कि यहाँ 12 घंटे वाली घड़ी का यूज हुआ है। तो 1 बजे एक बार बजेगी, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इसी तरह से 4 बजे 4 बार, ये चलती रहेगी और आखिरी 12 बजे ये 12 बार बजेगी। तो हम लोग देखेंगे कि ये 12 घंटा के दौरान कितनी बार बजती है। तो ये क्या हो गया, लगातार संख्याओं का योग हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, यानी कि 12 गुना 12 प्लस 1 13 बट्टा 2 करके निकालेंगे इनका योग, यानी कि इनका सम ये हो जाएगा, ठीक है। n इंटू एन प्लस 1/2 होता है योग निकालने का फॉर्मूला। तो 2 से कटाएंगे 6 बार में, 13 छके 78, यानी 12 घंटे में 78। लेकिन एक घंटा में तो, एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो ये 78 गुना 2 कर देंगे तो एक दिन का निकल जाएगा कितना, 156, यानी ये जो है 156 बार बचती है एक दिन में। तो एक सप्ताह का निकालना है, तो फिर आगे आप 7 से गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105, यानी 1050 हो गया, और 42 उसमें जोड़ दीजिए तो 1092 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते, यदि घन की एक भुजा में 50% की कमी की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, नहीं तो 50% का फ्रैक्शन 1/2, यानी 2 से 1 हो जाता है। और ये क्षेत्रफल का बात चल रहा है, तो इसके स्क्वायर में जो है इसका रेशियो बनेगा। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 4 से 1 हो रहा है, 3 का कमी है 4 के ऊपर, 3/4 कितना होता है, 75%। ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। दो रेलगाड़ियां दो स्टेशनों से एक ही समय पर चलना शुरू करती है और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो यह पाया गया कि इनमें से एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए दोनों एक ही समय पर चल रही है और दोनों एक ही समय पर मिल रही है, इसका मतलब यहाँ टाइम जो है दोनों कंडीशन में इक्वल है दोनों के लिए, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि टाइम अगर बराबर रहे तो जिस अनुपात में उसका गति होता है उसी अनुपात में उसका दूरी होता है। तो यहाँ पर दोनों का जो स्पीड का रेशियो है वो क्या है, 20 और 25 है। कटा दीजिए इसको, 5 से 4 बार में, 5 से 5 बार में, इस अनुपात में इसका डिस्टेंस भी हो जाएगा। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस का जो डिफरेंस है वो कितना है, 4 और 5 का अंतर 1 यूनिट है। जबकि यहाँ सवाल में क्या कह रहा है कि पहली रेलगाड़ी दूसरी से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, यानी दोनों का अंतर ही है दूरी का, तो ये 80 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, दोनों स्टेशन की बीच की दूरी। तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ये हो जाएगा 4 + 5, यानी कि 9 यूनिट का हमें निकालना है। तो इसको भी क्या करेंगे, 80 गुना कर देंगे, यानी 80 गुना 9 720 किलोमीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। भूतल पर चट्टान के पाद बिंदु से 300 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से चट्टान के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उस चट्टान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये चट्टान है और यहाँ से इस बिंदु से जो है इसका उन्नयन कोण कितना है, इस तरह से मिला दीजिए पहले। तो ये जो एंगल बन रहा है ये है 60 डिग्री का, और ये दोनों के बीच का दूरी यानी इस बिंदु और चट्टान के बेस पॉइंट का जो दूरी है वो है 300 मीटर। यहाँ लिख दीजिए। देखिए ये 90 डिग्री होता है, ये 60 है, तो ये कितना बना, 30 डिग्री बना। और रेशियो लगाइए, 30 के सामने 1 यूनिट होता है तो 60 के सामने कितना होता है, √3 यूनिट होता है। आप सीधा देख सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू 300 मीटर है, तो √3 का कितना होगा, 300 गुना, यानी कि
300√3 मीटर जो है इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है। आगे बढ़ते, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। लिखते हैं यहाँ पर ए प्लस बी जो है 30 दिन में कर सकते हैं, बी प्लस सी 40 दिन में। तो बी प्लस सी इसको कर सकते हैं 40 दिन में, और आगे कह रहा है सी प्लस ए इसको कर सकते हैं 60 दिन में। तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम 120 आप मानिए, नहीं तो इसका 2 गुना मानिएगा तो पूर्णांक में कैलकुलेट कर पाइएगा। ठीक है, तो 120 मान लेते हैं, 30 से 4 बार में जाएगा, 4 से 3 बार में, और 6 से 2 बार में। तो इस तरफ जब जोड़ेंगे तो आप सीधा सीधा, हम कई बार आपको पता है ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, सबको जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं, यानी 4 3 7 2 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस इफिशियंसी से टोटल वर्क 120 को करने में कितना समय लगेगा यही पूछ रहा है। ठीक है, एक साथ मिलकर, तो टाइम यहाँ से हम लोग निकालेंगे, 120 को ये 9/2 से डिवाइड करेंगे तो 9 नीचे रह जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 9 से कटाएंगे, नहीं कट रहा है, 3 से 3 बार में, 3 से 40 बार में, तो ये आ जाएगा 80/3। 3 से भाग लगाएंगे तो 26 बार में जाएगा, 2 से बच जाएगा, और नीचे 3, तो इतना दिन जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में ये दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, इसका गुणनखंड कितनी अभाज्य संख्याएं शामिल है इसमें। ठीक है, तो देखिए यहाँ 6 की पावर 7 है, तो 6 मतलब क्या, 2 की पावर, ये 2 गुना 3, तो यहाँ 2 की पावर 7 और 3 की पावर 7 यहाँ पर इसको तोड़ के लिख सकते हैं। उसी तरह से 35 को भी करिए, 5 की पावर 3 गुना 7 की पावर 3, क्योंकि 5 7 35 होता है। 11 को नहीं तोड़ सकते हैं, ऐसे ही रहने दीजिए, 11 की पावर 10 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्या ही तो है, तो सबका जोड़ लीजिए कि कितने इसमें है, तो 7 है 2, यानी 2 जो है 7 बार है, 3 7 बार है, सबको जोड़िए 7 7 14 3 17 3 20 20 10 30, तो 30 जो है इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, इसमें गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते, इसमें कह रहा है सभी वर्षों में एक्स की औसत बिक्री कितनी है। तो एक्स है ब्लू वाला, सबको जोड़िए, 2 3 5 3 8 4 12 2 14 3 17, 170 इधर हो गया, 8 4 12 2 14 6 20 2 22, 170 और 22 यानी कि 192 हो रहा है सबका योगफल। एवरेज निकालना है तो 6 वर्ष है तो 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से 3 बार में और 2 बार में, यानी 32 जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसमें दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो चेक करते हैं, वर्ष 2010 में गेहूं का उत्पादन उच्चतम था। तो 2010 में गेहूं देखिए 2010 है, तो सबसे ज़्यादा इसी में है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। अगला, 2020 में चावल का उत्पादन उच्चतम था, तो 2020 का यहाँ देखिए चावल यहाँ 2000, और ये सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। आगे, वर्ष 2010 में मोटे अनाज का उत्पादन न्यूनतम था। तो 2010 का देखेंगे, मोटा अनाज यहाँ पर है 2010, जो कि न्यूनतम नहीं है, न्यूनतम यहाँ पर है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट नंबर 3 है ये गलत है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है ना कि कौन सा सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सभी वर्षों के दौरान एक्स की कुल बिक्री और वाई की कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक्स का कुल बिक्री पीछे हम लोग जोड़ चुके हैं, 192 था, और वाई का निकालना है तो वाई का जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 2 10 4 14 2 16 4 20 4 24 का 4 बचा 2 7 9 6 15 7 22 6 28 5 33 5 38 384। ये देखिए एक बार में, ये 2 बार में, यानी 192 का 2 गुना नीचे लिखा गया, तो 1:2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते, इसमें वर्ष 2014 और 15 के दौरान एक्स की कुल बिक्री और वर्ष 2014-15 के दौरान वाई की कुल बिक्री की लगभग कितने % है। तो 2014 और 15 में एक्स देखेंगे कितना है, तो 14 15 यहाँ पर है, 34 और 42 जोड़ के कितना हो रहा है, 70 6 76 हो रहा है। इसी का परसेंटेज निकालना है किसके ऊपर, इन्हीं दोनों वर्षों में वाई वाला। तो वाई का कितना हो रहा है, 64 और 72, ये कितना हो जाएगा, 130 और 6 176, 136। ठीक है, गुना 100% कर दीजिए, तो 4 से ये कट रहा है, 4 से कितना बार में, 4 तिया 4 चौके, ठीक है, 4 से 19 बार में, अब नहीं कटेगा, 100 रहने दीजिए, इससे इसको डिवाइड करिए, 34 से 19 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट देंगे पहले, 190 हुआ, और 17 पचे 85 दूना 170 और, यानी कि 34 से 5 बार में भाग लगेगा 170, तो बच जाएगा आपको 20, 20 पर जीरो आएगा, यानी कि 200 हुआ। 200 को 34 से डिवाइड करेंगे तो फिर ये 5 बार में जाएगा, यानी 0.55 के अप्रॉक्स आ रहा है, उसमें गुना 100 करेंगे तो 55% के करीब जो है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 में है 55.88, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।